Hello everyone, welcome to Pharma Easier. I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on fractional distillation. It is the part 3 of distillation. We'll discuss about the principle, the apparatus, the working procedure, uses and the advantages disadvantages of fractional distillation. This is included both in pharmaceutics as well as pharmaceutical engineering or basic engineering, that is in B Pharm. So anyways, starting with the fractional distillation introduction. So basically आपका fractional distillation होता क्या है या इसका principle क्या है. It differs from simple distillation as in simple distillation, vapor passes through the condenser and gets condensed simply, which is collected into the receiver, while in fractional distillation, vapor passes through the fractional column, where partial condensation of vapor occurs and a part of condensing vapors goes to the still. This process is also known as rectification because a part of vapor is condensed and returned as liquid. सो बेसिकली यहाँ पर आपका क्या होता है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू हीट द लिक्विड, जब आप लिक्विड को गर्म करते हो, मिक्सचर ऑफ लिक्विड को गर्म करते हो, सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया है इसके पहले वाले पार्ट में. सिंपल डिस्टिलेशन सिंपली आप हीट करते हो एंड देन आपका जो भी लिक्विड है वो वेपराइज होता है पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट पे आकर के. आपका जो भी लिक्विड है, जैसे कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री है, किसी का 30 डिग्री है, तो जब आप बॉयल करना स्टार्ट करते हो जिसका 20 डिग्री है, पहले वो वेपर बनेगा एंड देन वो कलेक्ट होकर कंडेंसर के द्वारा आपका जो है रिसीवर फ्लास्क में कलेक्ट हो जाता है. एंड देन आपका फिर जैसे जैसे टेम्परेचर और बढ़ेगा हीटिंग सोर्स के द्वारा, तो जब 20 से वो 30 डिग्री टेम्परेचर राइज होगा, तो 30 डिग्री पर राइज होने से आपका क्या होता है दैट अगेन आपका जो सेकेंड लिक्विड है वो आपका हीट होना शुरू होता है, वो अपना वेपर्स बनता है. देन वो जो आपका सेकेंड लिक्विड जो 30 डिग्री पे बॉयल होता है वो फिर अपना हीट होगा, कंडेंसर से जाएगा एंड आपको क्या करना है, फ्लास्क चेंज कर देना है. जो आप पहले बार में फ्लास्क को रखे थे, जो आपका लिक्विड ए को कलेक्ट करने के लिए था, जो 20 डिग्री पर आपका हीट होकर वेपर्स बनकर निकल कर आया था, उसको कलेक्ट करने के बाद आपको फ्लास्क को चेंज कर देना है रिसीवर फ्लास्क को. देन आपको सेकंड रिसीवर फ्लास्क लेना है. उस सेकंड रिसीवर फ्लास्क में फिर आपका जो 30 डिग्री पर बॉयल होना शुरू हो रहा है वो लिक्विड आपका कलेक्ट होगा. दैट इज़ आपका वहाँ पर सिंपल डिस्टिलेशन में वाइड रेंज रहना चाहिए. लिक्विड में कम से कम आपका 10 डिग्री का 10 डिग्री का जो है डिफरेंसेस होना चाहिए. एंड बाय दैट आपका क्या होगा दैट कम से मिनिमम आपका 10 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए. एंड पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जैसे जैसे लिक्विड बॉयल होते जाता है वो आपका कलेक्ट होता है कंडेंसर पाइप से एंड देन कंडेंसर पाइप से पास होते हुए धीरे धीरे वो कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है. तो भाप जो है, जो वेपर है, वो गैसियस स्टेट से अगेन लिक्विड स्टेट में, नॉर्मल लिक्विड स्टेट में आ रहा था एंड रिसीवर में कलेक्ट होता है. तो ये होता था आपका सिंपल में. बट डिस्टिलेशन में क्या होता है, यहाँ का जो एपरेटस रहता है, इस एपरेटस में एक जो एडिशनल पार्ट होता है दैट इज़ अ डिस्टिलेशन यूनिट, सॉरी अ फ्रैक्शनल यूनिट या फ्रैक्शनल कॉलम भी आप उसको कह सकते हो. सो फ्रैक्शनल कॉलम में बेसिकली क्या होता है, आपके स्टेयर्स लाइक आप कह सकते हो बने रहते हैं. स्टेयर्स लाइक या आप कह सकते हो दोनों वाल के साइड से, जो मैं एपरेटस में आपको दिखाऊंगी, आप लोगों को डिटेल्स में देखने को मिलेगा. वहाँ पर क्या होते हैं कुछ बैरियर्स, मतलब एक सिंपल पाइप के अंदर कुछ बैरियर्स बने हुए रहते हैं लाइक बैफल्स. एंड उन बैरियर्स के वजह से आपका क्या होता है, आपके जो भी लिक्विड वेपर बन के जाते हैं ये आपका बेनिफिशियल होता है जब आपके लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस ना हो. फॉर एग्जांपल आप 2-3 लिक्विड ले रहे हो, सबके बॉइलिंग पॉइंट में मान लीजिए 3-4 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क हो. लाइक एक अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, दूसरा आपका 23 डिग्री सेल्सियस पे, तीसरा 26 डिग्री सेल्सियस पे, तो ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है. इन दैट केस बेसिकली आपका क्या हो सकता है दैट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन काम आता है. सो बेसिकली दो लिक्विड का मिक्सचर्स के लिए आपका ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा आपका जो है बेटर सेपरेशन मिल सकता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में. तो फॉर एग्जांपल आपके जो है एक 20 डिग्री का, एक 23 डिग्री का है.
तो हीटिंग में आप एग्जैक्ट टेम्परेचर सेट तो नहीं कर पाओगे जब तक आपको जो है 20 डिग्री नज़र आ रहा है। 20 डिग्री पर आपके लिक्विड सारे के सारे वेपर्स बने भी नहीं होंगे। ऐसा तो है नहीं कि 20 डिग्री पहुंचा और सारा का सारा लिक्विड इन जस्ट अ सेकेंड वेपर बना एंड निकल गया, ऐसा तो है नहीं। 20 डिग्री पहुंचने के बाद, बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने के बाद धीरे 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 वो वेपर्स जो है वो अपना बनना शुरू हो रहा है एंड पर्टिकुलर 5 to 10 डिग्री सेल्सियस तक भी वेपर्स निकलते ही रहता है पहले लिक्विड का। उसके बाद फिर मान लीजिए 10 डिग्री और जब पहुंच जाता है, तो 20 से 30 पहुंचने तक में आपका जो पहला लिक्विड है वो ख़त्म होता है, देन दूसरा लिक्विड। बट अगर आपके लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लाइक 2 to 3 डिग्री सेल्सियस का अगर फ़र्क है, सो देयर आर चांसेस दैट फर्स्ट लिक्विड प्रॉपरली इवापोरेट हुआ भी नहीं होगा एंड विद इन दैट आपका जो सेकेंड लिक्विड है दैट विल कम इनटू द इवापोरेशन। मीन्स आपका सेकेंड लिक्विड जो है वो भी वेपराइज होना शुरू होगा, क्योंकि आप जैसे 20 डिग्री पर आपका इवापोरेशन शुरू होता है लिक्विड ए का, फॉर एग्जांपल लिक्विड ए, एंड पर्टिकुलर टाइम जैसे जैसे पहुंचता है आपका ऑब्वियसली टेम्परेचर राइज होगा। आप जो है हीटिंग सोर्स को स्टॉप तो नहीं कर रहे हो। सो 23 तक पहुंचते पहुंचते में आपका कम्प्लीटली ए लिक्विड सेपरेट भी नहीं होगा थ्रू द कंडेंसर एंड द लिक्विड बी विल स्टार्ट इवापोरेटिंग। सो इन दैट केस आपको प्योर कंपोनेंट्स नहीं मिलेंगे एंड फॉर दैट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ बेनिफिशियल। वाई? बिकॉज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो मौजूद फ्रैक्शनल कॉलम है, इससे क्या होता है आपका बेसिकली जब लिक्विड जाता है, लिक्विड आपका फ्रैक्शनल कॉलम में पहुंचने के बाद उन स्टीप्स की वजह से, या फिर आप कह सकते हो जो आपके बैरियर्स हैं, जो मैं इमेजेस में आपको दिखाऊंगी, आई विल शो यू इन द apparatus, इन द फिगर ऑफ द apparatus। सो देयर क्या होता है, उन्हीं बैरियर्स के वजह से आपके क्या होता है लिक्विड्स जो है वो स्ट्राइक करता है। लिक्विड स्ट्राइक करता है मतलब सारा का सारा भाप बनकर नहीं जा पाता है, कुछ वेपर्स जो है वो उन वाल्स को टच करके नीचे फॉल हो जाता है एंड दस आपका क्या होता है, जो पर्टिकुलर टाइम पे गैस बनकर रह पाता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब आपका ऊपर जाता है देन फिर नीचे गिरता है, ऊपर जाता है फिर नीचे गिरता है, इस तरह से फंसते हुए क्या होता है, जो आपका सबसे ऊपर तक पहुंच पाता है, मीन्स आपका क्या होता है कंटिन्यू आप हीट दे के रख रहे हो। मैं इसको वर्किंग प्रोसीड्यूर में आपको बहुत बेटर वे में बता रही हूँ। मैं अभी प्रिंसिपल में आपको एक समराइज दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल जब आप हीट कर रहे हो लिक्विड को, तो वो क्या होता है कि आपका स्ट्राइक करता है फ्रैक्शनल कॉलम में। स्ट्राइक करने की वजह से क्या होता है, फ्रैक्शनल कॉलम के पास जाकर कुछ लिक्विड नीचे गिरता है, देन अगेन कुछ लिक्विड वेपर बनता है, कुछ लिक्विड नीचे गिरता है, अगेन कुछ लिक्विड वेपर बनता है। इस तरह से क्या होता है, मीन्स वहाँ पर मौजूद जो स्टीयर्स हैं, बैरियर्स हैं फ्रैक्शनल कॉलम के, वो उन लिक्विड्स को बार बार लिक्विड टू गैस फॉर्म में चेंज करते रहता है, ऑफ विच जिनका कैपेसिटी जल्दी गैस बनने का है, दैट इज़ जो मोर वॉलेटाइल नेचर का, जो जल्दी आपका वेपराइज हो सकता है, वो फाइनली आपका कंडेंसर से सेपरेट हो पाता है। एंड द डिटेल वी विल लर्न इन द वर्किंग प्रोसीड्यूर। सो द apparatus, जनरली स्मॉल स्केल पर अगर apparatus की बात करें तो वहाँ पे आपका सिंपली एक स्टिल होता है, दैट इज़ अ फ्लास्क, जिसमें आपका मिक्सचर ऑफ लिक्विड रहेगा। लिक्विड को बॉयल किया जाता है, फ्रैक्शनल कॉलम उसके साथ अटैच रहेगा, विच इज़ अटैच्ड बिटवीन द स्टिल एंड द कंडेंसर, स्टिल एंड कंडेंसर के बीच में रहेगा। एंड देन आपका कंडेंसर कनेक्टेड रहेगा, आफ्टर फ्रैक्शनल कॉलम आपका कंडेंसर अटैच्ड रहेगा, एंड कंडेंसर जो है आपका एंड होता है टू द रिसीविंग फ्लास्क। सो हियर इज़ द इमेज, यू कैन सी यहाँ पर आपका राउंड बॉटम फ्लास्क है, जिसमें आप बंसन बर्नर के द्वारा भी हीट दे सकते हो, वाटर बाथ के द्वारा भी दे सकते हो, हीटिंग मैंटल के द्वारा भी दे सकते हो। सो कोई भी हीट सोर्स जहाँ पर आपका राउंड बॉटम फ्लास्क जो है दैट इज़ द स्टिल, ऑल्सो नोन एज स्टिल, एंड अबव दैट आपका फ्रैक्शनरेटिंग कॉलम लगा हुआ है, एंड देन फ्रैक्शनरेटिंग कॉलम के ऊपर आपका थर्मोमीटर अटैच रहेगा, जो कि सिंपल डिस्टिलेशन में यही फ्रैक्शनरेटिंग कॉलम नहीं रहता है, रेस्ट ऑल आर सेम। फ्रैक्शनरेटिंग कॉलम में आप देख सकते हो कैसे बैरियर्स बने हुए हैं, तो ये बैरियर्स की वजह से आपके लिक्विड्स जो है जब ऊपर जाते हैं तो इन बैरियर्स में फंसते हैं, एंड फंसने की वजह से आपका
कुछ लिक्विड्स नीचे गिरते हैं, कुछ ऊपर रहता है। कुछ लिक्विड आपका मान लीजिए कि ये स्टेयर लाइक है, सीढ़ी के जैसा है। जैसे कि मान लीजिए आपके 100 सीढ़ी है, तो कुछ जो है मान लीजिए फॉर अ सेकेंड थोड़ा बहुत टेम्परेचर डिफरेंस होने से सारे के सारे तो ऊपर ज़रूर भाग जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो स्टील है राउंड बॉटम फ्लास्क से निकल करके वो तुरंत आपके वेपर्स बनने लगेंगे 2-3 डिग्री के फ़र्क में। मैक्सिमम सारे के सारे ए बी दोनों हो सकता है चला जाए, बट आपके फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में वो जाकर फंसेगा, जहाँ पर आपका हीट सोर्स तो ऑब्वियसली राउंड बॉटम फ्लास्क से होते हुए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम तक पूरी तरह से हीट्स जो है वो कंटिन्यू जा ही रहा है, वेपर्स क्योंकि कंटिन्यू जा रहे हैं। सो इन दैट केस क्या होता है, कुछ जो आपके कमज़ोर वेपर्स हैं वो नीचे गिर जाएंगे, जिनका थोड़ा सा आपका मान लीजिए लिक्विड ए से लिक्विड बी को ज़्यादा टाइम लगता है, तो लिक्विड बी के जो वेपर्स होंगे वो वापस लिक्विड बनकर मीन्स वेपर से कंडेंस्ड होकर अगेन लिक्विड बनकर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में फंस जाएंगे। एंड आपके जो स्ट्रॉन्ग वेपराइजिंग जिनका पावर है, दैट इज़ जो मोस्ट वॉलेटाइल है, जिनका वेपराइजेशन जल्दी होता है, वो ए लिक्विड्स हैं। ए लिक्विड्स आपका क्या होगा, वो अगर भी लिक्विड बनता है फिर भी वो ऊपर तक आपका रहेगा, दैट इज़ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के ऊपर पोर्शंस में रहेगा। एंड ये लिक्विड एंड गैस के चेंजेस में क्या होगा कि इट विल फाइनली ए जो है वो फाइनली स्केप करेगा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को, एंड देन इट विल गो आउट थ्रू द कंडेंसर, एंड देन आपका जो है रिसीवर फ्लास्क जो आप देख सकते हो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, उसमें आपका कलेक्ट होगा। So this is the main mechanism. So focusing on the working procedure, the mixture of the liquid with different boiling point is heated with high pressure. यहाँ पे क्या है, जो आपका मिक्सचर लिक्विड का मिक्सचर है जिनका क्या अलग अलग अपना बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, ऑब्वियसली हर लिक्विड का अपना एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो उसको आप हीट करते हो अप्लाइंग हाई प्रेशर के साथ आपको जो है हीट करना है। मिक्सचर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका विल स्टार्ट बॉइलिंग एंड वेपर्स बनना स्टार्ट होगा। देन द वेपर राइज टू द फ्रैक्शनल कॉलम, जैसे वेपर्स फॉर्म होते हैं वो फ्रैक्शनल कॉलम में जाएगा। द वेपर्स कंडेंस इन अ कंडेंसर कॉलम, सिंपली फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाने के बाद देन आपका जो है कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर में जाने के बाद इट विल गेट कंडेंस्ड एंड देन आपका रिसीविंग फ्लास्क में कलेक्ट होता है। नाउ द मेन मैकेनिज्म ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, इट एक्ट्स एज अ हर्ल टू द रेजिंग गैसेस या रेजिंग वेपर्स, जो आपके वेपर्स ऊपर जा रहे हैं उन पर एक रोक लगाता है, बैरियर का काम करता है। इट विल स्टॉप नॉन प्योर कंडेंसेशन फ्रॉम पासिंग थ्रू इट। इसमें क्या होगा, जो नॉन प्योर कंडेंसेशन है, दैट इज़ जैसे कि मैं बता रही हूँ, ए को आप चाहते थे कि आप ए को आप पहले हीट देते, तो आप इमेजिन करते हो या आप एक्सपेक्ट करते हो ए का बॉइलिंग पॉइंट है 20, बी का है 23, तो सबसे पहले ए अपना वेपर बने एंड कंडेंसर से कलेक्ट हो जाए। तो क्या होगा, ए के साथ अगर आपका 20 धीरे धीरे हीट करते करते अगर ऐसा है कि ए के साथ साथ 23 डिग्री सेल्सियस के जो आपके बी है, अगर आपका बी भी वहाँ पर पहुँच जाए, वैसे तो आप टेम्परेचर से थर्मोमीटर के द्वारा टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हो, आप थोड़ा सा हीट को कम ज़्यादा कर सकते हो हीट का सप्लाई, बट फिर भी नियर अबाउट बॉइलिंग पॉइंट होने से क्या होता है, जनरली वेपराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट पहुँचने के नज़दीक ही बॉइलिंग वेपर्स बनना शुरू हो जाता है। आपका वेपराइजेशन एक्चुअली बॉइलिंग से पहले ही शुरू हो जाता है किसी भी लिक्विड का। आप कभी भी देखिएगा, कभी भी पानी को भी आप गर्म करते हो, बिफोर रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट इट स्टार्ट फॉर्मिंग वेपर्स, तो आपका वेपर्स तो बनना शुरू हो जाता है। दस ऐसा है कि ए जो है वो आपका वेपर्स बन ही रहा है, मान लीजिए 20 डिग्री ही आप मेंटेन करके रख रहे हो, 20 से हो सकता है अप्रॉक्स 21 तक पहुंच जाए। उसी बीच क्या होगा, क्योंकि जो सेकेंड लिक्विड है बी उसका 23 डिग्री पर बॉइलिंग पॉइंट है, तो ऐसा है नहीं कि वो 20 पे बिल्कुल भाप भी ना बने। 20 डिग्री जैसे ही पहुंचता है, ए तो अपना वेपराइजेशन स्टार्ट कर ही दिया है 20 पहुंचने से पहले ही, हो सकता है 17 to 80 डिग्री पे ही वो अपना बॉइलिंग स्टार्ट कर देता है, बट जब तक 20 डिग्री पहुंच रहा है तब तक में आपका जो है जो लिक्विड बी है वो भी वेपर्स बनाना हो सकता है थोड़ा बहुत शुरू कर दे अलॉन्ग विथ लिक्विड ए। तो क्या होगा, जब आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम या फ्रैक्शनल कॉलम पे पहुंचेगा, एज आई सेड जो वीक वेपर्स होंगे वो अगेन लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि उतने स्टेयर्स को चढ़ नहीं पाएगा। आप समझ सकते हैं, सिंपल वे में आप समझो, अगर कोई रेस पर जा रहा है, जो
फुल्ली एनर्जेटिक होंगे वही ऊपर स्टेयर तक चढ़ पाएगा, अगर कोई सीढ़ी चढ़ रहा है, वही आपका जो कमज़ोर होंगे वो पीछे रह जाएंगे। लाइक दैट यहाँ पर भी जिनका एक्चुअल 20 डिग्री सेल्सियस एक्चुअल वेपर पॉइंट होता है, वेपराइजिंग पॉइंट्स है ए के लिए, तो ए अपना स्ट्रॉन्ग वेपर्स, स्ट्रांगली वो हीटेड वेपर्स होते हैं जो कि अपना पास हो जाएगा थ्रू द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एंड देन आपका पहुंच जाएगा कंडेंसर पर। वही आपका बी जो कि जस्ट अभी वेपर्स बनना स्टार्ट ही हुआ था, जो कि चांसेस है सिमिलर या फिर नियर अबाउट आपके बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से ए के साथ मिक्स हो जा रहा है, बट फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स के स्टीप्स को क्रॉस करते हुए, दैट इज़ उनके जो लाइनिंग्स है, बैरियर्स को क्रॉस करते हुए आपका बी जो है वो कमज़ोर होकर अगेन लिक्विड फॉर्म में आपका रिटर्न बैक हो जाएगा, वेरएज आपका ए जो है वो आपका मौजूद हो जाएगा। दस आपके नियर अबाउट बॉइलिंग पॉइंट्स होने पर भी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम उन लिक्विड्स को सेपरेट कर सकता है। So the gas creates in the packing material in the fractionating column and will be again warmed up by the hot gas that will evaporate again unless it becomes pure। जो कि वेपर्स आपको यहाँ बताया जा रहा है, जो कि गैस या वेपर्स जो है जो भी आपका पहुँचता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, वो आपका इसी तरह एक बार नीचे गिरेगा ठंडा होकर, अगेन गर्म होगा, नीचे गिरेगा, अगेन आपका गर्म होगा। सो इस तरह से धीरे धीरे आपका क्या होगा, उसी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में वो नीचे गिरना एंड ऊपर चढ़ना लगा रहेगा, जिसमें कि फाइनली आपके जो प्योर कंपोनेंट्स है वही ऊपर निकल कर कंडेंसर्स के थ्रू आपका सेपरेट हो पाएगा। सो हेयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम fractional distillation as well as simple distillation. In fractional distillation it is used to separate liquids with closer boiling point, जो कि मैंने बताया closer boiling points के लिए बेस्ट होता है, whereas in simple distillation it is used to separate liquid with boiling point gaps at least 50 डिग्री। आपका 50 डिग्री का डिफरेंसेस होना चाहिए तो ये बेटर वे में आपका जो है करता है। तो नियर अबाउट रहने से ज़्यादा चांसेस रहते कि वो मिक्सअप हो जाएंगे। अगर भी 50 नहीं भी हो, एटलीस्ट देयर शुड बी 20 to 30 डिग्री डिफरेंसेस, बिकॉज जैसे कि मैं बता रही हूँ 2 4 5 डिग्री का ऊपर नीचे तो आराम से जो है लिक्विड अपना बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। दैट इज़ किसी का अगर 20 डिग्री है, वो हो सकता है 15 या 10 डिग्री के बाद ही धीरे 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 थोड़ा बहुत वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाता है। सो आपका जो है एंड 20 डिग्री पहुंचने के बाद भी, दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने के बाद भी टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ते जाएगा और ज़्यादा वो वेपर्स बनाते जाएंगे, ऐसा लगा रहता है। सो आपका 10 डिग्री ऊपर नीचे तो वैसे में भी कोई भी लिक्विड अपना बॉइलिंग रखता ही है। दैट इज़ वाई अगर बॉइलिंग्स के गैप में, बॉइलिंग पॉइंट्स के गैप में 20 30 50 डिग्री सेल्सियस तक का डिफरेंसेस रहा, देन सिंपल डिस्टिलेशन विल बी बेस्ट, अदरवाइज यू कैन गो फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देन इट यूजेज द कॉम्प्लेक्स एपरेटर्स विथ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। आपके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कॉम्प्लेक्स एपरेटर्स है, वही आपके सिंपल डिस्टिलेशन में द एपरेटर्स इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ हैविंग 2 फ्लास्क एंड अ कंडेंसर। 2 फ्लास्क है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क एंड सेकेंड आपका रिसीवर फ्लास्क एंड इन बिटवीन दैट एक कंडेंसर है। प्रोसेस हैज़ टू बी रिपीटेड सेवरल टाइम्स टू गेट द प्योर कंपोनेंट्स। यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आप जो है प्रोसीड्यूर को रिपीट कर सकते हो 2-3 बार, जिससे आपको बेटर वे में प्योर कंपोनेंट मिले। वही सिंपल डिस्टिलेशन में देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ रिपीटेशन, ऑलरेडी वहाँ पर जो है बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी डिफरेंसेस है। लाइक 50 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस अगर आप लेते हो, कोई एक 50 डिग्री पे हो रहा है तो कोई एक मान लीजिए 100 डिग्री या फिर 80 डिग्री पे बॉयल कर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है उन लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में, तो वहाँ पे मिक्सअप्स के चांसेस ही नहीं रहेंगे। सिंपली आप हीट करोगे, पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट पहुँचेगा एंड वो सेपरेट हो जाएगा, जिसमें कोई चांस ही नहीं है कि अगर आपका 50 डिग्री पर बॉयल होना शुरू हुआ है जो लिक्विड, उसके साथ आपका 100 डिग्री पर बॉयल होने वाला लिक्विड मिक्सअप हो जाएगा, कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन 50 डिग्री एंड 100 डिग्री। नेक्स्ट आपका है कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट अ सॉल्वेंट फ्रॉम अ सोल्यूट। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आप सॉल्वेंट और सोल्यूट को अलग करने के लिए यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत कम डिफरेंसेस वाले लिक्विड्स को आप सेपरेट कर रहे हो। वही सिंपल डिस्टिलेशन में अगर आपका जो सॉल्यूट लिक्विड है एंड सॉल्वेंट लिक्विड है उसको सेपरेट किया जा सकता है, जस्ट बिकॉज उन दोनों के टेम्परेचर में, बॉइलिंग टेम्परेचर में
there will be a huge difference. Now, it is used for crude oil refining. जनरली ऑयल्स जो हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, तो क्रूड ऑयल्स जिनके अलग अलग लेयर्स होते हैं, जो आपके ऑयल्स निकलते हैं, उनके लेयर्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर थोड़ा बहुत जो भी बॉइलिंग का डिफरेंसेस रहता है उसके बेसिस पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करने में इजी होता है. वही सिंपल डिस्टिलेशन इज़ यूज टू प्योरीफाई सी वाटर. सी वाटर्स के प्योरीफिकेशन के लिए आपका काम आएगा. सॉल्ट एंड वाटर्स को आप सेपरेट कर सकते हो. सॉल्ट्स जो कि आपका बॉयल नहीं होगा 100 डिग्री पर आपका ऑयल ज़रूर हो जाएगा, सॉरी वाटर जो है वो हो जाएगा. दस आपका सी वाटर में वाटर सेपरेट हो जाएगा एंड सॉल्ट जो है वो रिमेन रह जाएगा थ्रू द distillation process. Now the uses of fractional distillation. It is used to separate mixtures containing volatile liquid having different but close boiling point. आपका जो है मिक्सचर्स जिसमें कि volatile components होते हैं close boiling points वाले, उनके लिए बेस्ट है. देन आपका मिसिबल लिक्विड्स जो आपके एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं कम्प्लीटली, उनके लिए भी आपका मिक्स कर सकता है, सेपरेट कर सकता है. सो मिसिबल लिक्विड्स लाइक अल्कोहल एंड वाटर जो कि एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली मिसिबल है, एसीटोन एंड वाटर, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन. तो इस तरह से जो कि कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनको भी ये इजीली सेपरेट आउट कर सकता है, जो कि सिंपल डिस्टिलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, बट बिफोर दैट टुडेज IQ फैक्ट. सो टुडेज फैक्ट इज ऑन डार्क चॉकलेट हेल्थ फैक्ट्स. So here are various advantages of eating dark chocolates, like it is highly nutritious, it contains antioxidant property, anti-diabetic property, it can prevent cancer, it reduces blood pressure, reduces cholesterol, keeps heart healthy, improves the blood flow, helps in weight loss, protects skin from sun, improve brain functions. So आपके चॉकलेट्स का, डार्क चॉकलेट्स का वेरियस बेनिफिट्स है. बहुत न्यूट्रिशियस है, एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, एंड दस आपके डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है. मीठे वाले नहीं, डार्क चॉकलेट इज़ बेनिफिशियल डायबिटीज़ के लिए. कैंसर्स को भी प्रिवेंट करता है थोड़ा बहुत अगर आप डेली कंज्यूम करते हो. ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस करता है बिकॉज ये ब्लड फ्लो को इम्प्रूव कर रहा है. 10 ब्लड प्रेशर आपका जो है कम हो जाता है. कोलेस्ट्रॉल्स को जो है आपका रिड्यूस करता है, एंड दस वेट लॉसिंग में भी आपका काम आ रहा है. अगर आप इसे अप्लाई करते हो टॉपिकली तो ये आपके स्किन को सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है. दैट इज़ सनस्क्रीन इफेक्ट भी इसमें होता है. एंड ब्रेन फंक्शंस, आपके ब्रेन के लिए स्टिमुलेंट का काम करता है. वेन एवर यू आर फीलिंग लो, आप अगर चॉकलेट का बाइट लेते हो आपका ब्रेन जो है वो स्टिमुलेटेड होता है. सो एनीवेज विद दिस नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक, दैट इज़ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज. Few advantages and disadvantages are as such. हाईली इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, एफिशिएंट है सेपरेट करने में आपके लिक्विड्स को. ईजी टू यूज़ है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है. सिंपल डिस्टिलेशन से थोड़ा एपरेटस कॉम्प्लिकेटेड, बट आपका प्रोसीड्यूर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. डिसएडवांटेजेस क्या है? कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा लगेगा सिंपल डिस्टिलेशन के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर आपको एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग यूनिट भी लगाना पड़ रहा है, फ्रैक्शनल कॉलम. दैट इज़ वाई कॉस्ट राइज हो जाता है. नॉट फ्लेक्सिबल, इसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आप नहीं ला सकते हो, मतलब ज़्यादा वेरिएशन चेंजेस नहीं ला सकते हो. एपरेटस का जिस तरह का डिज़ाइनिंग है उसी वे में आपको चलना होगा. स्टेराइल करना ईजी नहीं होता है. फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो रहता है उसको स्टेराइल या क्लीन प्रॉपरली जो है क्लीनिंग करना पॉसिबल नहीं होता. उसमें जो बैरियर्स है वो ईजिली क्लीन नहीं होते हैं. नॉट प्रिफर्ड फॉर हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे बार बार हीटिंग हो रहा है, इस वजह से जो काफ़ी हीट सेंसिटिव आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते. उसके लिए आपको फिर और कोई मॉडिफाइड डिस्टिलेशन वे आपको देखना होगा. सो विद दिस हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हो रहा है. नेक्स्ट विल बी ऑन स्टीम डिस्टिलेशन. फॉर मोर वीडियोज यू कैन गो एंड चेक माई चैनल. So hope that you have found my video useful. If yes, then press the bell icon to get the notifications. Thanks for watching and bye bye.